सब है, पिछले साल भी था, पिछले साल भी था। बच्चों चलो पीछे सभी भाइयों, हर्ष क्या हुआ? सुना ही नहीं दे रहा क्या बोल रहे हो? देखो भाई, चलो शोर मत करना। ओए पीछे, बार बार बोलना ना पड़े आप लोगों को। गला बहुत ज़्यादा खराब है, माइक के चक्कर में बढ़ा पा रहा हूँ बस। ठीक है ना, तो ज़्यादा जोर नहीं लगा पाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करना क्लास में। भाई आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के अंदर बेस थ्योरम करवा रहा था। बेस थ्योरम याद भी है तुम लोगों को? मैंने क्या बताया बेस थ्योरम में? वीडियो देखो, चालू होगी सब। सो गाइज, बेस थ्योरम के अंदर आप लोगों ने किस प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अरे बताओ यार, कुछ तो बोला करो तुम लोग। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, दो मशीन हैं, उनमें से दोनों में से एक मशीन 60% काम करती है, एक मशीन 40% काम करती है। एक मशीन कुछ परसेंट डिफेक्टिव आइटम बनाती है, दूसरी मशीन कुछ परसेंट डिफेक्टिव आइटम बनाती है। एक स्टॉक में से एक आइटम उठाया, वो डिफेक्टिव मिला, वो डिफेक्टिव, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन ए ने बनाया था? ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन, ये तो आते हैं क्वेश्चन, नहीं आ रही बात समझ? इन बेस थ्योरम के क्वेश्चन में हमें क्या होता है, कुछ मिल जाता है, फिर हम उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि ये इसमें से आया होगा, इसके कितने चांसेस है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पूरी एक्सरसाइज में से मुझे लगता है एक क्वेश्चन बच गया, वो स्पीक्स ट्रूथ वाला। याद आ रहा है? दिखाओ, एक क्वेश्चन बच गया है पक्का, एक तो ये बच गया है। और मैं ऐसा करता हूँ कि बेस को ही कंटिन्यू करता हूँ, और आप लोगों की मिससीनियस वाले क्वेश्चन भी बेस की करवा देता हूँ आप लोगों को, जो मिससीनियस में बेस थ्योरम के क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा हम लोगों का बेस का टच आ जाए, थोड़ा सा बेस का हमारा टच आ जाए वापस से। तो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, वो आप लोग ट्राई करेंगे। सभी बच्चे मिसलीनियस एक्सरसाइज निकालेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे नई बुक के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6 नई बुक के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 6 मिसलीनियस का क्वेश्चन नंबर 6। आज बेस थ्योरम का एंड कर देंगे भाई, मिसलीनियस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों आप लोगों का। बॉक्स ए, बी, सी और डी। अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आपको एक मतलब सिनेरियो दिया गया है कि हमारे पास चार डब्बे हैं, बॉक्स ए बी सी डी, और उन सभी डब्बों में इन कलर्स के मार्बल रखे हुए हैं, किसमें कितने मार्बल्स हैं ये भी दिया हुआ है। जैसे तुम मुझे बताओ, बॉक्स ए में टोटल कितने मार्बल है? बोलो। बॉक्स ए में टोटल 10 मार्बल है, आपको पता है उसमें से एक लाल है, 6 सफेद है और 3 काले हैं। ऐसे बाकी सभी बॉक्स के बारे में भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन कहता है कि वन ऑफ द, वैसे मुझे पता है क्वेश्चन क्या है, मैं आपकी लैंग्वेज उधर अलग हो सकती है लेकिन मीनिंग ये होगा कि इनमें से किसी एक बैग को सिलेक्ट करा गया, चारों में से किसी एक बैग को रेंडमली सिलेक्ट करा गया, उसमें से बॉल निकाली गई और वो मार्बल हमें रेड मिला। वो मार्बल निकाला और क्या मिला हमें? रेड। तो जो मिलता है वो क्या होता है? बोलो ए इवेंट। जो मिलता है वो क्या होता है? ए इवेंट। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स ए। फिर सेकंड क्वेश्चन है बॉक्स बी बॉक्स सी, ऐसी तो है, पढ़ लो। तो मैं एक करके दिखा दूंगा, बॉक्स ए वाला तो बाकी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है जरा मुझे बताओगे? ए क्लास प्लीज, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इन चारों में से एक बॉक्स को उठाया गया होगा
उसमें से एक मार्बल को निकाला और वो मार्बल लाल रंग का मिला, तो जो मिला वो क्या होता है, बोलो ए इवेंट। सब बच्चे बताओ क्या लिखेंगे ए में, ओए ए में क्या लिखोगे, मार्बल इज रेड, मार्बल इज रेड। अब कह रहे क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मार्बल बॉक्स ए से आया है, बॉक्स ए से आया, तो बोलो क्या बोलोगे, E1, E2, E3 और इस बार E4 भी आएगा ना, क्योंकि चार चीजें पॉसिबिलिटी है। बोलो क्या आएगा, बॉक्स ए इज सिलेक्टेड, और क्या आएगा बोलो, बॉक्स बी सिलेक्टेड, बॉक्स सी सिलेक्टेड, बॉक्स डी सिलेक्टेड। नहीं आ रही ना मेरी बात समझ में, नहीं आ रहा समझ में। अब उसकी क्वेश्चन क्या है बताओ जरा, क्वेश्चन क्या है कि ए हो चुका है, ए हो चुका है मतलब मार्बल तो रेड मिल चुका है, मार्बल तो रेड मिल चुका है, मार्बल तो रेड मिल चुका है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स ए से आया, मतलब कि बॉक्स ए से यानी E1 की प्रोबेबिलिटी। आप जरा बताओ कि फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में ए बाई E1। अच्छा नीचे बताओ क्या आएगा, सब बच्चे बताओ नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा सेम E1 इनटू में बोलो क्या, प्लस में बोलो क्या आएगा। अरे बच्चों नहीं आ रहा ना समझ में, और बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू में बोलो क्या आएगा, ओके ओके, बोर्ड पे E4। चलो चलो, अब तुम मुझे बस ये बताओ क्लास, आप लोगों को ही जवाब देने हैं, E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी, E3 की प्रोबेबिलिटी, E4 की प्रोबेबिलिटी, और यहां पर आएगा बच्चों ए बाई E1 की प्रोबेबिलिटी, ए बाई E2 की प्रोबेबिलिटी, ए बाई E3 की प्रोबेबिलिटी और ए बाई E4 की प्रोबेबिलिटी। चलो बोलना शुरू करो, क्या संभावना है कि बॉक्स ए सिलेक्ट होगा, इसके कितने चांस है, 1/4। यार ऑब्वियस सी बात है, चार बॉक्स हैं और उसमें से बॉक्स ए सिलेक्ट हो जाएगा मार्बल निकालने के लिए, उसके चांसेस 1/4 है। बॉक्स बी के, बॉक्स सी के, सही बात है कि नहीं, नहीं आया समझ में। अच्छा बताओ ए बाई E1 का मतलब क्या है क्लास, ए बाई E1, अगर E1 है मतलब बॉक्स ए है तो लाल मार्बल आएगा, तो लाल मार्बल एक है बॉक्स ए में और टोटल मार्बल 10 है, तो 1/10। अच्छा बॉक्स 2 है तो लाल मार्बल आएगा 6/10, बॉक्स 3 है तो लाल मार्बल आएगा 8/10, और बॉक्स डी है तो 0 आएगा, 0/10 यानी 0 आएगा। अब तो यार वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। नहीं आया ना समझ में, मुश्किल लगा, याद आ गई बेस थ्योरम। ऐसे ही होता है, कुछ मिला फिर वो बोलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि इसमें से मिला, तो ए को मान लो जो मिला और फिर उसको मान लो E1 को या E2 को जिसमें से मिलना था, कि ये वाले में से आया, ये वाले में से आया, ये वाले में से आया। अच्छा इसी में क्वेश्चन ये भी कि बॉक्स बी से आने की कितनी संभावना है, बॉक्स बी से, तो बोलो क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए, E2 बाई ए, तो फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में क्या बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, और नीचे का टोटल बच्चों सेम रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का समझ में आ गया आप लोगों को, आगे बढ़ सकता हूँ, श्योर। हाँ भाई बढ़े आगे, चलो मिसलिनियस के सारे क्वेश्चन निपटाते हैं जल्दी। मिसलिनियस के बेस थ्योरम के सारे क्वेश्चन निपटा लेते हैं। तो मिसलिनियस में बेस थ्योरम का बच्चों एक तो ये छठा है, एक सातवां है और एक 10वां है। चलो पहले कौन सा कर लेते हैं, अब सातवां कर लो, चलो सातवां आ जाओ। हेलो आ रहा हूँ, क्लास सही बच्चे। भाई आपका जो सातवां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, पढ़ो एक बार, पढ़ो। assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%। मान के चलते हैं कि एक आदमी को अटैक आएगा, उसकी संभावना बोलो कितनी है, 40%। बेस थ्योरम का कोई सबसे दमदार क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में है तो वो सिर्फ ये वाला है, सबसे दमदार क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में बात करें तो कहता है कि एक आदमी को अटैक आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बोलो, 40% है। उसके बाद क्या बोलता है, इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट अ मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। कि अगर आदमी मेडिटेशन और योगा वाला कोर्स चुनता है, मेडिटेशन मतलब अध्यात्म का मतलब कि ध्यान लगाना और योगा करना, इस सब का कोर्स चुनता है तो उसका 30% रिस्क बोलो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग, मतलब कि कुछ दवाइयां अगर वो चुनता है तो उसका इसका चांस 25% कम हो जाता है। 25%, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक आदमी को अटैक आने की संभावना 40% है, लेकिन अगर योगा वाला कोर्स चुनता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब योगा वाला कोर्स चुनता है तो अटैक आने की प्रोबेबिलिटी 30% कम हो जाती है। और अगर वो सुनता है ड्रग्स वाला यानी दवाइयों वाला रूट तो उसकी 25% रिस्क कम हो जाता है। आगे क्या बोलता है,
एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी ऑफ द टू ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। इन दोनों ऑप्शंस में से वो किसी भी ऑप्शन को इक्वल प्रोबेबिलिटी से चूज करेगा। सो इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस द पेशेंट सिलेक्टेड इन रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक। अगर माना जाए कि इन दोनों में से किसी एक कोर्स के थ्रू वो गया और पता लगा कि उसको अटैक आ गया, उसको अटैक आ गया मतलब कि अटैक तो आ गया है। अब कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसने कौन सा कोर्स चुना था, मेडिटेशन और योगा वाला। मेडिटेशन और अरे एक ही कोर्स है मेडिटेशन योगा, कहीं तो दोनों है। चलो बच्चों अगेन बोर्ड पे भाई, तो मुझे सब बच्चे पहले ये बताओ, तुम्हें क्या ए E1 और E2 समझ में आ गया? क्लास क्या तुम लोगों को ए E1 E2 वगैरह समझ में आ गया? थोड़ा चलो आज बैकग्राउंड चेंज करते हैं इसका भी। ए E1 E2 सबको समझ में आ गया? तुम क्या हो गया इसमें भी? तो मुझे सब बच्चे बताओ, ए क्लास प्लीज, ए क्या है? ए क्या है? पर्सन सफर्स हार्ट अटैक। अब बोलो उसने क्या बोला, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो मेडिटेशन और योगा वाला कोर्स चुन रहा था? तो दो केस बना दो, बोलो कौन कौन से। एक E1, बोलो क्या बनाओगे? पर्सन फॉलोज अ कोर्स ऑफ, कि वो ये वाला कोर्स फॉलो कर रहा था तब अटैक आया। और दूसरा बोलो क्या बोलोगे? पर्सन फॉलोज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स। अबे ड्रग्स का मतलब दवाइयां होंगी यहां पर, ठीक है ना? ड्रग्स आएगा तो सर अटैक पड़ना ही है। ड्रग्स यहां पर दवाइयों को बोला जा रहा है, ठीक है? अब सुनिएगा क्लास, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बताओगे कि ए हो चुका है, पर्सन को अटैक आ चुका है, वो मेडिटेशन योगा वाले कोर्स से था, ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। बताओ क्या बनेगा सब बच्चे बताओ। E1 A/E1 और बोलो नीचे क्या आएगा। यहां तक ये बच्चे ना, इस क्वेश्चन में कोई भी बच्चा नहीं फंसता है, मेरे को पता है यहां तक कोई बच्चा नहीं फंसता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है अब तक के बेस थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे चल के आप एक मिस्टेक कर जाएंगे पक्का। वो क्या होती है मैं आपको सिखाने वाला हूँ, चिंता मत करिए। तो मुझे सब बच्चे बताओ पहले, यहां तक क्वेश्चन में कोई डाउट है तो जल्दी बताओ भाई, किसी को भी डाउट है कोई? क्वेश्चन ये था, दोबारा सुन लीजिए, एक आदमी को अटैक पड़ने के चांसेस कितने हैं? बोलो 40%। लेकिन अगर वो मेडिटेशन योगा वाला कोर्स चुनेगा तो उसका जो अटैक आने का रिस्क है वो 30% से कम हो जाएगा। और अगर वो मेडिटेशन वाला दवाइयों वाला कोर्स चुनेगा तो उसका 25% रिस्क कम हो जाएगा। तो बताइए अगर इन दोनों में से वो इक्वल प्रोबेबिलिटी से कुछ भी चूज करता है तो बाद में अगर किसी पर्सन को अटैक पड़ गया है तो क्या संभावना है कि वो मेडिटेशन योगा वाला कोर्स कर रहा था? क्लियर हो गया? तो अटैक पड़ गया, ये इवेंट E1 मान लिया मेडिटेशन योगा वाला कोर्स कर रहा था, E2 मान लिया वो मेडिसिन या ड्रग्स वाला कोर्स कर रहा था। क्लियर हो गया नहीं हो? अब आप मुझे बताइए सब बच्चे, कौन बच्चा मुझे बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 कितना आएगा? भाई वो मेडिटेशन योगा वाला कोर्स कर रहा होगा, इसके कितने चांसेस है? 1/2, क्योंकि इसने बोला इक्वल प्रोबेबिलिटी कि इसको चूज करेगा, इसको चूज करेगा, इसके भी चूज करने के 1/2। अब आते हैं इस गेम पे, सबसे इंपॉर्टेंट फंसने वाली चीज इस क्वेश्चन में यही वाली है। चलिए मुझे बताइए कितने बच्चों को बताएगी A/E1 क्या होगा? पहले सुन लीजिए, A/E1 क्या है। E1 हो चुका है, E1 हो चुका है मतलब पर्सन कौन सा कोर्स सुन रहा है? मेडिटेशन और योगा वाला, तो उसको अटैक आ जाएगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बोलो जरा? 10%। धैर्य क्या कहती है? 10% चांस है कि जब वो मेडिटेशन और योगा कर रहा है, मेडिटेशन और योगा कर रहा है तब उसको अटैक आ जाएगा, 10% चांस है। ऐसा धैर्य क्या कह रही है? और कोई बच्चा? 10% कितना को लगता है 10% सही आंसर है सर? क्योंकि 40% का चांस था, 30% रिस्क कम हो गया है। कितनों को लगता है 10% सही आंसर है? कैसा ऐसे पूछ रहे हो तो कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें। बताओ बताओ बताओ, कोई नहीं बताओ जल्दी से, बस 3 बच्चों को, बाकी बच्चों को क्या लगता है जल्दी बोलो। 70% चांस है। तुमने तो दवाई लेने के बाद और चांस बढ़ा दिया, वैसे 40% था। मेडिटेशन योगा करने के बाद 70% हो गया। तो एक भाई मैं दवाइयाँ मत दो मेरे को, ना मैं योगा करूंगा। वैसे ठीक है, क्या लगता है बच्चों? 12%। उसको घटा दें। चलो कुछ जवाब दिए सचिन ने, और बच्चे बताए भाई। सुमित 28%। ओके सुमित का भी जवाब आ गया। सुमित कह रहा है 28%। चेतन क्या कहता है? समझ नहीं आया। एक आदमी को 40% चांस है अटैक आने के, लेकिन अगर वो मेडिटेशन और योगा करता है
तो 30% रिस्क कम हो जाएगा। दस परसेंट। चलो तो अब सचिन के लिए और सुमित के लिए ताली बजा दो बहुत बढ़िया तरीके से, दोनों ने आंसर सही किया, बहुत अच्छे। अरे बजा दो भाई ताली, खुद नहीं बजा, दूसरे के लिए बजा दो, बहुत अच्छा। सचिन ने भी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर करा है, सुमित ने भी बहुत अच्छा आंसर करा है सर। 28% इज द राइट आंसर। देखिए आप लोग क्या गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, उसने बोला 40% चांस है उसको अटैक आएगा और 30% रिस्क कम हो जाएगा, ये उसका टोटल रिस्क है, ये उसका टोटल रिस्क है। वो कह रहा है 30% रिस्क कम हो जाएगा, 30% रिस्क कम हो जाएगा। यार इसका मतलब ये नहीं कि 40 से 30 घटा दी 10 कर दिया, उसने बोला जितना रिस्क है 30% रिस्क कम हो जाएगा। तो 40 का 30% कम हुआ है, 40 का, तो 40 का 30% कितना होगा? अगर मैं 30% ऑफ 40 निकालू, अभी मैं ये थोड़ा लंबा तरीका बता रहा हूँ, फिर आसान वाला बताऊंगा, चिंता मत करो। ए बोर्ड पे अगर 40 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा? 30 बाय में 100 गुना में 40, तो ये आएगा बच्चों को 12%। कितना आएगा बोलो? तो मतलब कि 40% उसका टोटल रिस्क था। अगर वो मेडिटेशन योगा करेगा तो 30% रिस्क कम हो जाएगा। तो 40 का 30% कितना होता है बताओ जरा? 12। अरे क्या बोलते हैं कॉमर्स वाले बच्चे बैठे यार, 40 का 4 जो होता है वो 10% होता है। अरे 10% मतलब सीधा करो 40 का 4 हो जाएगा 10%, 30% कितना होगा बोलो? 12। तो 40 में से 12% घटा दो, बताओ कितना बचा? 28%। तो टोटल अभी भी कितना रिस्क बचा हुआ है? 28%। कितना बचा हुआ है? धैर्य का बात समझ आ रही है? दोबारा सुनो, ओए इधर भाई, आसान तरीका करता हूं। अगर उसका रिस्क 30% से घट गया है तो अभी भी रिस्क कितना बचा हुआ है? 70%। कितना बचा हुआ बोलो? आपने सर बोला था 70%। बच्चों 70% किसका? 40 का 70% रिस्क बचा है बस। मेरी बात को समझो इधर नंदनी, उसने क्या बोला? टोटल रिस्क कितना है बोलो? आते रिस्क बोलो कितना है? 40%। कह रहा अगर मेडिटेशन योगा करेगा तो 30% रिस्क कम हो जाएगा, मतलब अभी भी कितना रिस्क बच जाएगा? 70% रिस्क अभी भी रहेगा। इसका मतलब मुझे बताइए जरा कि अगर वो मेडिटेशन योगा करेगा तो भी अटैक आ जाएगा, उसका चांस कितना है बोलो? 70% ऑफ 40%, 70% ऑफ 40% का बस 70% ही लेफ्ट रह जाएगा, बाकी का तो भैया खत्म हो गया रिस्क। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब बताना जरा कितना आएगा? 70 बाय में 100, 40 बाय में 100, बोलो कितना आएगा? अरे कोई टेंशन नहीं है, बस देखते चलो। ये आएगा 28/100। वैसे तुम अगर ध्यान से देखो ना तो 28/100 अपने आप में 28% है। 28/100 अपने आप में बोलो क्या है? 28। अरे 28% को जो तुम 28/100 लिखते ना, मतलब टोटल 28% रिस्क बच जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? यूं भी कर सकते हो कि 40% का 30% निकाल लिया, वो आया 12%, और 12% को हटा दिया तो बोलो कितना आया? 28%। तो 28% रिस्क है। लेकिन मैं कह रहा हूँ सीधा कर लो ना यार। चलो दोबारा बताओ, अगर किसी ने मैंने ड्रग्स वाला कोर्स दिया है तो अटैक आने के चांस कितने हैं? तो ड्रग्स वाला लेने पर 25% रिस्क कम होगा। अब 40 का 25% ना भैया, 8वीं 10वीं क्लास का बच्चा सोच लेगा 40 का 25% 10 होता है, 40 का 25% 10 होता है, तो 10 कम हो जाएगा। 25% कम नहीं हुआ इतनी, समझो मेरी बात को। तो 40 में तो 25 घटा के 15 छोड़ दो। उसने बोला क्या? 40% टोटल रिस्क है और दवाइयां लेने पर इस रिस्क का 25% रिस्क कम हो जाएगा। तो 40 का 25% कितना होगा? 10 कम हो जाएगा, बोलो कितना बचेगा? 30% रिस्क अभी भी बचेगा। क्लियर होगा कि नहीं बात? गुरुदेव नहीं आया बात में? और मैं यूं भी कह सकता हूं कि अगर 25% रिस्क कम हुआ है तो अभी भी रिस्क कितना बचा हुआ है? 75%। तो क्या बोलूंगा बोलो? 75% और 40% अभी भी लेफ्ट है। तो 75 बाय में 100, 40 बाय में 100 करके देख लीजिए, 30/100 आ रहा है, बस 30% अभी भी लेफ्ट है। अब समझ में आ रही है क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस क्वेश्चन में गड़बड़ होगा एग्जाम के अंदर अगर तुमने ढंग से नहीं पढ़ा तो। हो पाएगा? अब वैल्यू पुट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये करके दिखाओ अभी भी। नेक्स्ट सोच लो, देख लो किसी को डाउट हो तो। अरे डाउट रह गया क्या कुछ? प्रिंस नहीं आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये मिसलिनियस की क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ मिसलिनियस में। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 मिसलिनियस, क्वेश्चन नंबर 10 मिसलिनियस, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो क्या है? एक बैग के अंदर क्या है बच्चों? बोलो एक बैग के अंदर क्या है? बैग 1 के अंदर 3 लाल बॉल हैं और 4 काली बॉल है। दूसरे बैग के अंदर 4 लाल बॉल हैं और 5 काली बॉल है। One ball is transferred from the bag 1. One ball is one ball is transferred from the bag 1 to the bag 2, and then a ball is drawn from the bag 2.
रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। बैग 1 से एक बॉल को निकाला और किसमें डाल दिया, बैग 2 में। बिल्कुल चिंता नहीं करने की सर मैंने तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, आप सिचुएशन समझिए, अपने आप आइडिया लगेगा। बैग 1 से एक बॉल डाल दी बैग 2 में और कहता है फिर बैग 2 से एक बॉल निकाली, फिर बैग 2 से एक, अब हो सकता है मैंने लाल वाली डाली, हो सकता है मैंने काले वाली डाली, पता नहीं कौन सी डाली होगी, लेकिन मैंने क्या करा, सेकंड बैग से फिर एक बॉल निकाली और क्या मिलता है उसके बाद, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, द बॉल सो फाउंड टू बी रेड इन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। भाई मैं तुम लोगों को एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं बेस थ्योरम के क्वेश्चन को करने का, जब मुश्किल क्वेश्चन भी लगे लास्ट की 2 लाइनें पकड़ो, उनसे बनाओ ए इवन और E2, ए इवन और E2। कैसे, लास्ट की 2 लाइनों में लिखा होगा कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या जो मिला वो क्या होता है ए, फिर बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इसमें से मिला, वो क्या होता है बोलो E1 E2 और E3। नहीं आ रही बात समझ में, मुझे डिफेक्टिव आइटम मिला, क्या प्रोबेबिलिटी की वो मशीन से आया, तो मशीन ए E1, मशीन बी E2, मशीन सी भी थी हुई तो E3। समझ में आ रही बात, अरे नहीं आ रही बात समझ में, यही तो करा है बच्चों। तो मुझे बताओ क्या मिला इस क्वेश्चन में, बोलो लाल बॉल मिली, क्या मिली बोलो, तो मैं बोलूंगा ए इवेंट, बोलो क्या है सब बच्चे, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इज रेड। अब बोलो क्या संभावना बोल रहे हैं, उसकी संभावना बताओ क्या बोल रहे हैं, कह रहे क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रांसफर जो हमने बॉल करी थी वो भी ब्लैक थी, मतलब वो ब्लैक थी। तो 2 केस बना दो कि ट्रांसफर बॉल ब्लैक और ट्रांसफर बॉल, यार हमने यहां से हो सकता है लाल भेजी हो, हमने हो सकता है ब्लैक भेजी हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसने बोला क्या संभावना है कि जो तुमने बॉल भेजी थी वो ब्लैक वाली थी। नहीं आया ना क्वेश्चन समझ में, दोबारा रिपीट करूं, उसने बोला कि एक बैग ये रहा, एक बैग ये रहा, इसमें से एक बॉल निकालते हैं हर्षित, इसमें से एक बॉल निकालते हैं उस बैग में डाल देते हैं, फिर उस बैग में से एक बॉल निकालते हैं और वो हमें लाल मिल गई। तो हमने बोला बॉल जो निकाली सेकंड बैग से वो लाल मिल गई, तो कह रहा क्या संभावना है कि जो बॉल हमने भेजी थी वो काली थी। तो 2 केस बन जाएंगे, जो बॉल हमने भेजी थी वो काली थी, जो बॉल हमने भेजी थी वो लाल थी। क्वेश्चन की लास्ट 2 लाइनों से आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि क्या ए है और क्या E1 और क्या E2 है। उसके बाद का खेल आप छोड़ दीजिए, उसके बाद का खेल तो पक्का बनना ही बनना है। तो मुझे सब बच्चे बताओ E1 क्या आएगा, E1 क्या आएगा, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, और E2 बोलो क्या आएगा, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। अच्छा क्वेश्चन बताओ क्या है, क्वेश्चन है कि ए हो चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ट्रांसफर्ड वाली बॉल ब्लैक थी, E1 की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, मुझे 4 चीज चाहिए इसके लिए, पता है ना, बोलो क्या क्या, E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो 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 बोर्ड पे बोर्ड पे, बोलो बोलो अब आ जाओ, E1 की क्या प्रोबेबिलिटी कि जो ट्रांसफर्ड बॉल है वो ब्लैक होगी, इसकी क्या संभावना है। तो टोटल बॉल 7 है, उसमें से ब्लैक 4 है, तो ट्रांसफर्ड वाली ब्लैक होगी, इसकी संभावना कितनी है 4/7, और ट्रांसफर बॉल लाल वाली होगी, इसकी संभावना 3/7। अरे नहीं आया समझ में। अब अगर ट्रांसफर बॉल ब्लैक है, ट्रांसफर बॉल प्रिंस, अगर ट्रांसफर बॉल ब्लैक है तो वो ब्लैक गई होगी यहाँ पर, अब वो हो चुका है इवन हो चुका है। अगर ब्लैक गई होगी तो यहाँ पर कितनी होगी होंगी टोटल, पहले से 9 बॉल है, टोटल कितनी होंगी 10, टोटल कितनी होगी 10। कह रहे तब बताओ लाल की क्या संभावना रही होगी, तो भाई टोटल 10 हुई होंगी लेकिन लाल 4 ही होंगी, लाल कितनी होंगी 4, तो बोलो कितनी आएगी 4/10। और अगर मेरी ट्रांसफर बॉल लाल रही होगी तो इस बैग में लाल भी 5 हो गई होंगी, ब्लैक भी 5 हो गई होंगी, तो टोटल बॉल तो 10 है लेकिन लाल की संभावना 5/10। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया ना समझ में। तो अगर ये हो चुका होगा तो क्या आएगा, अलग आएगा, ये हुआ होगा तो अलग आएगा समझ से। दक्ष नहीं आ रहा समझ में, मुश्किल था क्या क्वेश्चन, आपको लगे कि बेस करूंगा ये क्वेश्चन मुश्किल था, नहीं था बच्चों। उसने जो बोला कि मुझे मिला, मैंने ए बनाया, उसने बोला कि ये हुआ होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो मैंने एक को इवन बनाया, एक को क्या बनाया बोलो E2। अब मैंने वो 4 चीजें निकाल ली, जैसा मैंने ये बनाया, जिस बच्चे ने 3 चीज सही बनाई उस बच्चे की ये चीज कभी गलत हो ही नहीं सकती क्वेश्चन। नहीं आई ना बात समझ में, कहीं का नहीं आई बात समझ में, नहीं आई। ये वाले दोनों देखो, पहले बताओ E1 की क्या प्रोबेबिलिटी की बॉल ब्लैक वाली जाएगी, इसकी क्या संभावना है 4/7, लाल की 3/7। अगर ये हो चुका है इवन हो चुका है मतलब ब्लैक गई है, अब ब्लैक गई है तो इस बॉल इस वाले बैग में से लाल बॉल आएगी, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो यार तुम्हारी अगर ब्लैक गई है तो टोटल बॉल तो 10 हो गई होंगी ना, और ब्लैक होंगी उसमें 6 और लाल होगी 4, तो प्रोबेबिलिटी लाल की कितनी होगी 4/10 की, बॉल लाल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अगर लाल ही गई होगी E2 हुआ होगा, अगर लाल ही गई होगी तो लाल की संभावना कितनी हो जाएगी, तो क्लियर हुआ, नहीं आया। तो एक क्लास मिसलीनियस में जो क्वेश्चन बेस के हैं वो तो हो गए, यही है बेस के। अब एक्सरसाइज का एक बेस का क्वेश्चन बचा हुआ, जल्दी निकाल लो उसको, निकालो एक्सरसाइज, खत्म फिर बेस, बेस का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारा खत्म हो जाएगा बेस। और बड़ा धांसू क्वेश्चन बचा हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। ए सच बोलेगा, इसकी संभावना 4/5 है। ये ना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को लाइटली मत लेना, मेजॉरिटी में गलत करके आते हैं। क्वेश्चन ये है, प्रोबेबिलिटी की ए सच बोलेगा, इसकी संभावना 4/5 है। प्रोबेबिलिटी की ए सच बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बोलो कितनी है, 4/5। और वो झूठ बोलेगा, इसकी क्या संभावना है, 1/5। यार सच बोलने की 4/5 है, तो झूठ बोलने की बोलो कितनी है, 1/5। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछाला। ए रिपोर्ट करता है भाई कि वो हेड है। वो क्या है बोलो, कह रहे क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सच में हेड है, क्योंकि आप कहेंगे हेड है तो हेड ही होगा। अरे भैया ए ने रिपोर्ट करा है, किसने, बोलो ए ने। और ए 5 में से 4 बार सच बोलता है और 1 बार क्या बोलता है, झूठ भी बोलता है। तो कह रहा है अगर बताओ ने ए ने रिपोर्ट करा कि हेड है, तो क्या संभावना है कि सच में हेड है। समझे नहीं ना क्वेश्चन, समझे नहीं क्वेश्चन, दोबारा बोलूं। कहता है कि ए जो है ना 4/5 प्रोबेबिलिटी से सच बोलता है, मतलब 5 में से 4 बार सच बोलता है और 1 बार क्या बोलता होगा, झूठ बोलता होगा। तो कह रहा है कि ए ने रिपोर्ट करा एक सिक्का उछालने के बाद कि हेड आया भाई, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि सच में हेड आया। ए बोल रहा है कि हेड आया है, ये क्या बोल रहे हैं, जैसे कि ईशा बोल रहा है कि हेड आया, लेकिन ये झूठ भी बोलता है कई बार और सच भी बोलता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि सच में हेड ही आया होगा, ये तो बोलने जा रहा है। तो क्या बोलोगे, अरे कैसे करोगे, सब बच्चे बोलो ए क्या है, ए सब बच्चे मुझे बताओ ए क्या मानोगे। यार अब तो बता दो ए क्या मानोगे। हेड अपीयर्स ना, ए रिपोर्ट्स हेड, ए रिपोर्ट्स, ए ने रिपोर्ट करा हेड अपीयर्स ऑन कॉइन, ये तो बात है। ए बोलता है हेड आया, हमें नहीं पता सच में हेड आया कि नहीं आया, ए ने रिपोर्ट करा कि हेड आया। और बताओ E1 E2 क्या आएगा, उसने बोला ना प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सच में हेड आया होगा, तो बोलो क्या बोलेंगे, इट वाज एक्चुअली हेड, इट वाज एक्चुअली अ हेड, यही तो बात होगी। इट वाज नॉट एक्चुअली अ हेड। तुम्हें समझ नहीं आया भाई, मैंने ही बोला था, जिन बच्चों ने क्वेश्चन की लास्ट लाइनों को पकड़ लिया, लास्ट लाइनें मतलब क्या, जहां पर वो ये बोलता है मुझे ये मिला और क्या प्रोबेबिलिटी की इसमें से मिला होगा, तो अपने आप ही आइडिया लग जाएगा मुझे ए क्या लेना है और मुझे E1 E2 क्या लेना है। क्वेश्चन में बहुत स्वाभाविक तौर पे लिखा हुआ है कि ए ने रिपोर्ट करा कि हेड आया, तो मैंने बोला भैया ए क्या इवेंट बनेगा, ए रिपोर्ट्स हेड अपीयर्स। तो कह रहे क्या प्रोबेबिलिटी कि वो हेड ही आया होगा, तो मैं बोलूंगा E1 मान लिया कि इट वाज एक्चुअली हेड और E2 मान लिया इट वाज नॉट एक्चुअली हेड। तो गाइस मुझे एक बात बताओ, उसका सवाल क्या है, उसका सवाल है कि ए तो हो चुका है, मतलब ए ने तो रिपोर्ट कर दिया हेड है, क्या प्रोबेबिलिटी कि सच में हेड हो। सही बात है कि नहीं। अब तुम सब बच्चे, जिन बच्चों ने ऊपर की चीज सही बना ली है, हाँ मुझे चारों भर के दिखाओ भाई, मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, करो। ओके मैं और क्वेश्चन देखता हूं तो कुछ मिल जाए तुम्हारे लिए बढ़िया सा। इसको तुम और थोड़ा सा और आसान लिखना चाहो तो यूं भी लिख सकते हो कि हेड अकर की हेड आया, और एक में क्या बोलोगे, हेड डज नॉट अकर। तो उसका सवाल यही तो है ना कि ए ने हेड रिपोर्ट किया, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी कि हेड आया था, हेड आया था। सही बात है, ये तो बात है ना, जागृति नहीं समझे। ए रिपोर्ट कर रहा है कि हेड आया, क्या प्रोबेबिलिटी कि हेड आया था, हेड अकर हुआ था, सही में हेड हुआ था। तो मुझे तुम ये बताओ वैसे हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या जो मैंने लिखा था इट वाज एक्चुअली हेड, कि भैया हेड के आने की, एक्चुअली में हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या, आप बताओ। अगर एक बार सिक्का उछाल रहे हो तो एक्चुअली में हेड आएगा, उसकी संभावना कितनी है, बोलो 1/2। इधर भाई दोनों ध्यान दो भाई। अगर वो बोले हेड डज नॉट अकर, हेड नहीं आया, उसकी संभावना कितनी, बोलो 1/2। अब सुनो, अगर हेड आया होगा, अगर हेड, तो ए ने हेड रिपोर्ट करा होगा, ए ने हेड रिपोर्ट करा होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब वो सच बोल रहा होगा, हेड ही आया और ए ने हेड ही रिपोर्ट करा, मतलब सच वाली प्रोबेबिलिटी, सच वाली कितनी, बोलो 4/5। और बोलो अगर हेड नहीं आया होगा, हेड नहीं आया होगा और फिर वो हेड बोल देगा तो झूठ बोलेगा, झूठ की प्रोबेबिलिटी 1/5 है।
समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया चेतन समझ में? कैसे? नहीं, सिक्का उछालेगा, वो देखिएगा और फिर कुछ रिपोर्ट करेगा। वो हमें नहीं पता वो रिपोर्ट सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो कह रहे उसने बोला है कि हेड आया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि सच में हेड था क्या। तो मैंने बोला कि ए ने रिपोर्ट करा हेड आया है। अब इवन मान लिया हेड अक्कर था और एक मान लिया हेड डज नॉट अक्कर था, कि नहीं था, हेड नहीं था। तो उसने जानना चाह रहे ए आया है, मतलब ए ने तो रिपोर्ट करा हेड है, लेकिन क्या मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में हेड आया था। समझ में आई बात? तो पहले बताओ सच में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। और हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। अगर हेड आया होगा तो ए हेड ही रिपोर्ट करेगा। इसके कितने चांस है? हेड आया होगा और वो हेड रिपोर्ट कर रहा होगा, इसके कितने चांस है? 4/5। कोई सच बोलते 4/5 बार। और हेड नहीं आया होगा और फिर वो हेड रिपोर्ट कर रहा होगा, इसके चांस कितने? बोलो 1/5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्वेश्चन हल्का सा हटके है बाकियों से। नहीं है मेरी बात समझे? थोड़ा सा आपको सोचने मजबूर करता है, सज्जूट वाला जो मामला है ना, गड़बड़ कर देता है। इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको लास्ट में कराया ताकि आप लोग उसको सही से पकड़ लें। पकड़ पाओगे नहीं पकड़ पाओगे? पक्की बात है। अगर तुम्हें समझ आ ही गया है तो तुम लोग एक एग्जाम्पल करोगे जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? बिल्कुल इसी के जैसा है। एग्जाम्पल नंबर 21। अगर जिसकी पुरानी बुक है बेस थ्योरम की, जहां पर एक्सरसाइज शुरू होती है 13.3, 13.3 जस्ट पीछे वाला एग्जाम्पल है। 13.3 से जस्ट पीछे वाला। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times। ये वाला। एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलता है। तो वो हो गया। आपको बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बस उसमें हेड के आने की बात हो रही है, उसमें डायरेक्टली 6 के आने की बात हो रही है। इवन क्या बनेगा? 6 कम्स। E2 क्या बनेगा? 6 डज नॉट कम। क्वेश्चन ये था कि एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलता है, तो ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक है एक बार वो झूठ बोलता होगा। अगर उसने डाई को फेंका और रिपोर्ट करता है 6, देखो ये आदमी रिपोर्ट कर रहा है। बच्चे इस क्वेश्चन को गलत पता है क्या करते हैं? जब उनको लगता है सच में 6 आया है, यार ये आदमी ने रिपोर्ट करा है कि 6 आया है। आप जानते हैं कि आदमी 2 सकते हाल में रिपोर्ट 6 कर सकता है। सही में 6 आया तब भी 6 रिपोर्ट कर सकता है, और गलत 6 नहीं आया होगा तब भी 6 रिपोर्ट कर सकता है। इसे भरोसा मत करिए। आप बोलिए ए इवेंट, क्या बोलो? पर्सन रिपोर्ट्स या मैन रिपोर्ट्स, मैन रिपोर्ट्स अ 6।
आदमी 6 रिपोर्ट करता है, आदमी 6 रिपोर्ट करता है। अब आप जानते हो कि इवन, वो बोल रहे क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सच में 6 था, तो बोलो क्या बोलोगे, इवन मानोगे 6 सही में आया था और 6 नहीं आया था, 6 डज नॉट अक्कर, अरे नहीं यार बस में 6 अक्कर और 6 डज नॉट अक्कर। अब उसकी संभावना क्या, इधर भाई लक्ष्य, क्वेश्चन ये है कि ए हो चुका है, मतलब कि आदमी ने तो 6 रिपोर्ट कर दिया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 ही अकर हुआ था, इवन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो तुम बताओ 6 के वैसे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, 6 के ना आने की 5/6। अगर सच में 6 आया होगा, 6 अक्कर हुआ होगा, तो 6 रिपोर्ट कर देगा, इसके कितने चांस है, 3/4। और अगर 6 नहीं आया होगा तो भी 6 रिपोर्ट कर देगा, इसके चांस है 1/4। अब तुम वैल्यूज पुट करो, आंसर मिल जाएगा। अब तुम बताओ जरा, बेस थ्योरम पूरी की पूरी सुन लो मेरी बात ध्यान से बच्चों। अभी तक मैंने जितना आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाया है, क्योंकि अब मेरे को बस एक क्लास और देनी है, चैप्टर हो जाएगा खत्म। आप लोगों को अगर याद हो, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, 13.1 के अंदर मैंने क्या सिखाया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद रहता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का फॉर्मूला सिखाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी ये वाली। फिर बच्चों सेकंड एक्सरसाइज में तुम लोगों को मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सिखाई थी, पता नहीं तुम्हें कितनी याद है, याद है, जिसमें मैंने सिखाया था कि प्रोबेबिलिटी कभी अगर तुम्हें 2 या 3 चीजों की बोल दी जाए, यहां पर पहली बात कभी भी एक चीज नहीं निकालते, 2 बॉल निकालेंगे, 3 बॉल निकालेंगे, 2 कार्ड निकालेंगे, 3 कार्ड निकालेंगे। फिर बोलेगा क्या संभावना है कि दोनों बॉल लाल है, तीनों बॉल लाल है, पहली 2 काली हैं, एक लाल है, तीनों कार्ड लाल है, तीनों कार्ड किंग है, ऐसे बोलते थे ना। बोलो तो एक चीज की बजाय 2 या 3 चीजें निकालते थे, तो कैसे करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड रेड, अरे नहीं आ रहा याद, तो ऐसे तो करते थे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब ए हो चुका हो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जब ए और बी दोनों हो गया हो। फिर मैंने तुम लोगों को, ये तो थी पहली चीज, फिर मैंने तुम लोगों को इसमें एक सिखाया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने ये बोला था कि अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर आती है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में सिखाया था कि नहीं सिखाया था, हमें कुछ याद नहीं सर ऐसा। और लास्ट मैंने बच्चों आप लोगों को कुछ स्पेशल केस सिखाए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था टारगेट ए ने हिट कर दिया, बी नहीं कर पाया, दोनों हिट नहीं कर पाए, दोनों हिट कर गए, याद आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, दोनों सॉल्व कर गए, दोनों नहीं कर पाए, अरे भूल गए क्या, तो वो स्पेशल केस में काउंट होता है, जो मैंने आपको लास्ट केस करवाया था बच्चों। तो ये था। और 13.3 जब शुरू होती है बच्चों, तो इसमें सिर्फ एक ही आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बच्चों, कौन सा, लेकिन चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बेस थ्योरम के बाद भी एक क्वेश्चन बच जाता है, दैट्स अ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। आप लोग अगर थोड़ा ढंग से एक्सरसाइज को देख रहे थे तो पहला क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने तुम लोगों को, और ये पहला क्वेश्चन एक्चुअली बेस का है ही नहीं, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ी है, वो बस एक कराऊंगा मैं। आप कहेंगे सर क्या उसका बस एक क्वेश्चन है, तो बच्चों एनसीईआरटी में सच में एक है, मैं लेकिन आपको 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोगों को एक्स्ट्रा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मुझे तुम ये बताओ, ये तुम्हें आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ये आ गया। देखो ऐसे बनाने से क्या होगा ना, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की आपको बाइफर्केशन पता लग जाएगी। एक बात मुझे तुम ये बताओ, बेस का क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही सबसे हटके लगता है कि नहीं लगता, बड़ा सा क्वेश्चन होता है, कुछ बोलता है ये मिला क्या प्रोबेबिलिटी की इसमें से मिला, बेस का ही था ऐसा क्वेश्चन और किसी का नहीं था। पकड़ में आता है कि नहीं आता, जब भी बोलेगा 2 बॉल निकाल रहा हूं, 3 बॉल निकाल रहा हूं, किसका क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, पकड़ में तो आ रहा है। बोलेगा इंडिपेंडेंट इवेंट है सर, लगा दूंगा ये वाला, दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तीनों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तीनों ने टारगेट हिट कर दिया, ये वाला लगा दूंगा, बोला है कि नहीं। और बेस थ्योरम वैसे ही मुझे पता है, सारा खेल इस बात पे है कि तुमने कितना बढ़िया से प्रैक्टिस करा हुआ है, क्वेश्चन रीड करते ही आइडिया लग जाता है मुझे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रोबेबिलिटी खत्म करा दूंगा, उसके बाद बस मेरे 2 चैप्टर बचेंगे आप लोगों के साथ, वेक्टर्स और 3D। पूरी कोशिश रहेगी कि नवंबर एंडिंग से पहले पहले कर लें हम इसको, मतलब मैं चाहता नहीं कि हम दिसंबर में जाएं इसी सिलेबस को लेके हम रिवाइज करना स्टार्ट कर दें, मिनिमम टू मिनिमम भी 1 दिसंबर से, उससे पहले हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो वेक्टर और 3D ये दोनों चैप्टर्स इसी मंथ में खत्म करने हैं भाई, तो हो सकता है संडे वनडे क्लास बढ़ाएं आप लोगों की। क्लियर हो रहा है, ताकि रिवीजन का एक अच्छा खासा टाइम मिले। ये समझ आ गया? जाओ।